हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में, जिसमें हमने देखा फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, उनमें क्या डिफरेंस है। ऐसा यूनिट्स को हमने स्टडी किया और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ भी पढ़ी थी हमने, जैसे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, इनमें क्या डिफरेंस है, एक्सेलरेशन क्या है, मोमेंटम क्या है, फोर्स, इंपल्स, एनर्जी, वर्क, पावर, टॉर्क, ये सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। टॉर्क या मूवमेंट या कपल ये ऑलमोस्ट सेम ही चीज है, बस आप इसका फॉर्मूला याद रखिए, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या सिंपली आप कह सकते हैं फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो इसका जो फॉर्मूला है वो ऑलमोस्ट सेम है वर्क डन के जैसा, जैसा वर्क डन फोर्स इंटू डिस्टेंस है वैसे इसका भी फोर्स इंटू डिस्टेंस ही है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जैसे फोर्स होता है, वैसे ही रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज व्हाट यू कॉल टॉर्क। एंगुलर मोमेंटम बोले तो रोटेशनल मोमेंटम, कहने का मतलब कि जो रोटेशनल इफेक्ट ऑफ ए फोर्स है उसे हम टॉर्क कहते हैं। ओके, तो ये इसके साथ साथ हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करे थे लास्ट लेक्चर में। तो आज हम मोशन के बारे में स्टडी करेंगे कि मोशन क्या होता है, इसकी क्या टाइप्स हैं, लॉज ऑफ मोशन कौन कौन से हैं, और साथ ही हम इनके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लेंगे। तो आपको डिस्क्रिप्शन में इस पूरे टॉपिक का पीडीएफ मिल जाएगा, जिसमें आपकी थ्योरी भी रहेगी और जो आंसर की के साथ क्वेश्चंस भी रहेंगे फॉर प्रैक्टिस। तो वहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। मूव करते हैं आज के लेक्चर की ओर, जो कि है मोशन के बारे में। तो जब भी हम मोशन के बारे में बात करते हैं तो एक बात याद रखनी चाहिए कि मोशन इज नॉट एब्सोल्यूट। कहने का तात्पर्य ये कि कोई बॉडी किसी पर्सन के लिए मोशन में भी हो सकती है और किसी और पर्सन के लिए रेस्ट में भी हो सकती है एट द सेम टाइम। मिसाल के तौर पे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे दीपू, चिंटू और अभी, ये तीन लोग हैं, जिसमें से चिंटू और अभी बस में बैठे हैं और दीपू जब बेचारा रोड पे खड़ा है। ठीक, तो अगर बस मूव कर रही है तो दीपू के लिए जो चिंटू है वो भी मूव कर रहा है, सो चिंटू इज इन स्टेट ऑफ मोशन विद रिस्पेक्ट टू दीपू। बट अभी तो बेचारा उसके साथ ही बैठा हुआ है, तो अभी के लिए जो चिंटू है वो रेस्ट में है। तो चिंटू इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू दीपू एंड इज एट रेस्ट एट द सेम टाइम विद रिस्पेक्ट टू अभी। तो कोई बॉडी मोशन में है या रेस्ट में है, ये उस बॉडी पे सिर्फ डिपेंड नहीं करता है, ये देखने वाले पे भी डिपेंड करता है। तो यहां से हम देख रहे हैं द स्पेस, दैट स्पेस फ्रॉम वेयर वी आर व्यूइंग सम ऑब्जेक्ट, उस स्पेस को हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस फ्रेम। गॉट इट? So, a body is said to be in motion with respect to some frame of reference if it is changing its position with respect to that. तो बॉडी तभी मोशन में कहलाई जाएगी जब वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे दीपू के लिए तो चिंटू अपनी पोजीशन चेंज कर रहा था, मगर अभी के साथ ही चिपका हुआ है, तो अभी के लिए वो रेस्ट में ही है ऑल द टाइम। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? सो मोशन जो है इज नॉट एब्सोल्यूट फिनोमिना, इट इज एक्चुअली ए रिलेटिव कॉन्सेप्ट। गॉट इट? मोशन हमेशा रिलेटिव होता है। अब अगर कोई बॉडी मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि उसकी अगर स्पीड जो है वो कांस्टेंट रह रही है, वो कांस्टेंट स्पीड पे मूव कर रही है, तो उस मोशन को हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। और अगर बॉडी एक्सेलरेट कर रही है तो उसे हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है एक कांस्टेंट रेट पे, यानी कि जो एक्सेलरेशन है मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रह रहा है, तो उस मोशन को, उस नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम कहेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और अगर भाई साहब एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं है तो इट इज नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में आपको तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन याद रखनी है। फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। सबसे पहले बात कर लेते हैं इन सिंबल्स के बारे में। v क्या है? इट्स ए फाइनल वेलोसिटी। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। a क्या है? एक्सेलरेशन। t क्या है? टाइम t। यानी कि किसी पॉइंट पे हम किसी बॉडी को देख रहे हैं तब उसकी वेलोसिटी थी u,
और कुछ वो एक्सेलरेट कर रही है विद एन एक्सेलरेशन a, और कुछ टाइम यानी कि टाइम t के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, लेट्स से v। तो v कैसे निकालेंगे हम, v विल बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी में ऐड कर देंगे एक्सेलरेशन इनटू टाइम को, तो हमें फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी। और इन केस अगर बॉडी डिसेलरेट कर रही है या वहां पे एक्सेलरेशन के बजाय रिटार्डेशन है, यानी कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो तब प्लस की जगह माइनस लगा देंगे, तो बन जाएगा v इज इक्वल टू u माइनस ए टी, एज सिंपल एज दैट। अब दूसरी इक्वेशन देखते हैं। दूसरी इक्वेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। s क्या है, जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है v से u तक या u से v तक। ओके, कहने का मतलब कि अगर कोई बॉडी इनिशियली u वेलोसिटी पे थी और कुछ डिस्टेंस बाद s डिस्टेंस बाद उसकी वेलोसिटी v हो जाती है एट एन एक्सेलरेशन a, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू ट्वाइस इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस। ओके, तो थर्ड इक्वेशन आपको याद रखनी है। डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो किस तरह से निकालते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस माइनस 1/2 AT स्क्वायर, प्लस वहां आएगा जब एक्सेलरेशन हो रही है, माइनस वहां आएगा जब डिसेलरेशन हो रही है या रिटार्डेशन हो रही है। ठीक, तो ये तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन आपको याद रखनी है। इन केस अगर इसके क्वेश्चंस आते हुए कई बार तो आपको सीधे इक्वेशन पूछ दी जा सकती है, प्लस माइनस का फेयर करके या कुछ वी स्क्वायर की जगह वी डाल देंगे, कुछ इस तरह से इक्वेशंस को तोड़ मड़ोड़ के वो डाल देंगे कि इनमें से कौन सी सही इक्वेशन है। या इस पे एक सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन डाल देंगे कि आपको v निकालना होगा या u दे रखा होगा, एक्सेलरेशन दे रखी होगी, टाइम दे रखा होगा, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन एक सिंपल सा डाल देंगे, तो ये क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। तो ये तीन इक्वेशंस आप अच्छे से याद रखो। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। देखिए, अभी जो हमने स्टडी किया दैट वाज लीनियर मोशन, जिसमें बॉडी एक लाइन में मूव कर रही है, एक डायरेक्शन में मूव कर रही है। अगर जैसे हम बॉल कभी फेंकते हैं ऊपर तो वो नीचे आती है, वो जो पाथ ट्रेवल करती है ना, उसे हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो यानी कि अगर बॉल यहां से दूर फेंकेंगे तो वो कहीं ना कहीं गिरेगी, वो जो पाथ फॉलो होगा उस पाथ की शेप कैसी होती है, शेप होती है उसकी पैराबोलिक, और इस मोशन को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को। ठीक, तो अगर हम उसे किसी एंगल पे फेंक रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो दैट विल बी रेफर्ड एज एंगुलर प्रोजेक्टाइल। और अगर हम हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हैं, जैसे छत से बॉल फेंक रहे हैं नीचे की तरफ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियली है वो, तो उसे हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो जितना टाइम ऊपर पहुंचने में लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है किसी ऑब्जेक्ट को, ऐसा हम एज्यूम करते हैं। बट भट्ट साहब कहते हैं कि अगर हम हवा के रेजिस्टेंस या हवा की फ्रिक्शन को कंसीडर करें, तो जो एक्चुअल में टाइम ऊपर जाने में जितना लगता है उससे ज्यादा टाइम लगता है इनफैक्ट किसी ऑब्जेक्ट को नीचे आने में। यानी कि टाइम टू राइज इज ऑलवेज लेस देन टाइम टू फॉल एक्चुअली में। ओके, और ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय द एयर। बात करते हैं सर्कुलर मोशन की। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है, जब कोई बॉडी एक सर्कल में मूव कर रही है, दैट टाइप ऑफ मोशन इज व्हाट यू कॉल सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन में हमेशा जो एक्सेलरेशन है दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द मोशन, या हम यू कहें एक्सेलरेशन इज ऑलवेज एक्टिंग रेडियली टुवर्ड्स सेंटर। और इसको अदर वर्ड्स में अगर देखें तो देयर इज ऑलवेज अ फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर टू कॉज अ सर्कुलर मोशन। तो दिस सेंट्रली एक्टिंग फोर्स, दिस रेडियली इनवर्स एक्टिंग फोर्स इज व्हाट यू कॉल सेंट्रीपिटल फोर्स। और जब तक सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं एक्ट कर रही होगी, जब तक कोई ऐसी फोर्स नहीं है जो कॉन्टिन्यूसली रेडियली इनवर्स लग रही है, तब तक सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अर्थ अगर सन के आगे पीछे चक्कर लगा रही है तो वो तभी मुमकिन है बिकॉज अर्थ इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स सन बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स काज्ड बाय इट। तो वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, जो कि हमेशा सूरज की ओर ही लग रही है, टुवर्ड्स सन, टुवर्ड्स सेंटर। तो तभी अर्थ जो है वो एक सर्कुलर मोशन में रह पाती है।
अगर हम रोटेशनल मोशन की बात करें तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रोटेशनल मोशन एंड सर्कुलर मोशन। देखिए रोटेशनल मोशन में क्या होता है, बॉडी अपनी जगह नहीं चेंज करती है, बॉडी इज एट द सेम पोजिशन, इट्स जस्ट रोटेटिंग अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। तो बॉडी अपनी ही पोजीशन पे रोटेट कर रही है, और इस तरह के मोशन के लिए एक टॉर्क की जरूरत होती है या एक मूवमेंट की जरूरत होती है। वो कहां से प्रोड्यूस होता है, फोर्स से ही प्रोड्यूस होता है। जब फोर्स या सेट ऑफ फोर्सेस इस तरह से लग रहे हो कि एक टॉर्क जनरेट हो, टॉर्क बोले तो एक रोटेशनल इफेक्ट जनरेट हो, तो तभी रोटेशन हो पाएगी। सो देयर इज ऑलवेज अ रिक्वायरमेंट ऑफ टॉर्क और मूवमेंट और कपल एक्टिंग ऑन ए बॉडी टू कॉज अ रोटेशनल मोशन। जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स जरूरी है सर्कुलर मोशन के लिए, और एक नेट फोर्स, नेट लीनियर फोर्स जरूरी है एक लीनियर मोशन के लिए, और इवन एक प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए भी एक लीनियर फोर्स चल जाएगी। अब आगे बढ़ने से पहले एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक बक्सा रखा है मैंने नीचे और उसको धकेल रहा हूं, अगर उसको जोर से धकेलूंगा वो कुछ ही आगे जाके रुक जाएगा, कुछ ही डिस्टेंस के बाद। तो वो क्यों रुक जाएगा, क्योंकि उसके सरफेस और जिस जमीन पे रखा है उन दोनों सरफेस के बीच में फ्रिक्शन एक्ट कर रही है, उस बॉडी पे, जिस उस बक्से पे फ्रिक्शन एक्ट कर रही है बिकॉज ऑफ दैट कॉन्टैक्ट बिटवीन द बॉक्स एंड द ग्राउंड। और वो फ्रिक्शन, वो जो फोर्स है हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी मोशन के। सो फ्रिक्शन इज an opposing force acting always against the motion. It always tends to retard the motion. ओके, तो अगर बॉडी रेस्ट में है, उसको आहिस्ता आहिस्ता हम फोर्स बढ़ा रहे हैं, उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं कि उसे हिलाने के लिए, तो उसके ऊपर फ्रिक्शन भी लग रही होगी, और फ्रिक्शन भी जैसे जैसे हम फोर्स लगाएंगे फ्रिक्शन भी बढ़ती चली जाएगी, और एक पॉइंट आएगा फ्रिक्शन उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकती, अपनी लिमिट पे पहुंच गई है, उससे ज़्यादा अगर फोर्स लगाए तो बॉडी मूव कर जाएगी। जो मैक्सिमम फ्रिक्शन प्रोड्यूस हुई है जब तक बॉडी रेस्ट में थी, जो मैक्सिमम फ्रिक्शन प्रोड्यूस हुई उसे हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। और जब बॉडी मूव कर गई है तो तब जो उसके ऊपर फ्रिक्शन लग रही है वो काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाती है। और ये भी याद रखिए कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन होती है वो हल्की सी कम होती है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से। ओके, अगर उसी बक्से के नीचे टायर लगे होते तो उसे काफी इजी होता मूव करना। अगर उसे मूव करना इजी हो रहा है तो फ्रिक्शन कम है, वहां पे रिटार्डिंग फोर्स कम है। तो कहने का मतलब यह कि जब बॉडी रोल कर रही हो तो फ्रिक्शन कम होती है इन कंपैरिजन टू बॉडी जब स्लाइड कर रही हो। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है इज ऑलवेज ग्रेटर देन द रोलिंग फ्रिक्शन। अगर इसी बॉडी की बात कर लें, इसी बक्से की बात कर लें, इसको धक्का लगाना इजी होगा या खींचना इजी होगा, ज्यादा फोर्स कब लगेगी, ज्यादा फोर्स की जरूरत तब लगेगी जब इसको धक्का लगाया जाएगा। क्योंकि जब हम धक्का लगाते हैं तो हम जो फोर्स लगा रहे हैं उसका कुछ हिस्सा नीचे की तरफ लग रहा है, उसकी डायरेक्शन थोड़ी सी नीचे की तरफ इंक्लाइंड है, और जब हम उसको खींच रहे होते हैं तो हमारी फोर्स की जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ इंक्लाइंड है। कहने का मतलब कि जो बॉडी का नेट वेट है, नेट फोर्स है जो नीचे की तरफ लग रही है वो थोड़ी कम हो जाती है। ओके, तो जो फ्रिक्शन है वो एक्चुअली डिपेंड करती है नेट वेट के ऊपर, नेट वेट या नेट नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर। तो जितना जमीन वेट उठा रही है उसे हम नॉर्मल रिएक्शन कह सकते हैं। तो अगर हम खींच रहे हैं बॉडी को तो कुछ वेट हम भी उठा रहे हैं ना, तो नेट वेट जो है जमीन पे वो कम हो गया, नेट नॉर्मल रिएक्शन कम हो गई, तो फ्रिक्शन फिर कम लगेगी। अगर हम उसको धक्का दे रहे हैं तो कुछ हम उसको दबा रहे हैं, जमीन की ओर भी दबा रहे हैं थोड़ा, तो उसके कारण जो जमीन को वेट उठाना पड़ रहा है वो बढ़ रहा है, जिसके कारण जो नेट नॉर्मल रिएक्शन है वो बढ़ गई। तो इसका मतलब ये कि जो फ्रिक्शन होगी वो भी ज़्यादा होगी, तो हमें ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट बिठा लीजिए दिमाग में। एक और कॉन्सेप्ट इसी तरह से हम देख सकते हैं, मान लीजिए कि अगर हम लिफ्ट में खड़े हैं तो हम अपना वेट मेजर कर रहे हैं, जब लिफ्ट ऊपर जा रही है तो हमारा वेट ज़्यादा आएगा एज कंपेयर टू जब लिफ्ट नीचे आ रही है। ठीक, तो ये भी याद रखिएगा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब लिफ्ट ऊपर जा रही है तो लिफ्ट जो है एक्सेलरेट कर रही है ऊपर की तरफ, तो हम एक्सेलरेट कर रहे हैं लिफ्ट के कंपैरिजन में नीचे की ओर, और ग्रेविटी भी नीचे की तरफ है,
तो दोनों ऐड हो जाएंगे और जो वेइंग मशीन होगी उसको हमारा भी वेट उठाना पड़ेगा और जो एक्सेलरेशन का इफेक्ट आया है उसको भी उठाना पड़ेगा, तो वेट ज़्यादा दिखेगा हमें। और अगर लिफ्ट नीचे आ रही होगी तो सिमिलर इफेक्ट से हमारा जो वेट होगा वो कम शो होगा। अब बात कर लेते हैं लॉज ऑफ मोशन की। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, पहला लॉ कहता है इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट टेंड्स टू स्टे एट रेस्ट एंड इफ इट इज इन मोशन इट विल टेंड टू स्टे इन मोशन until and unless an external force is applied on it। या यूं कहे, अगर कोई भी बॉडी किसी भी स्टेट ऑफ मोशन में है, चाहे वो रेस्ट में है चाहे वो मूव कर रही है, जैसी भी स्टेट ऑफ मोशन में है, वो उसी स्टेट ऑफ मोशन में रहेगी तब तक जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगे। जैसे जो फ्रिक्शन में मैं आपको बक्से के बारे में बता रहा था, तो बक्से को अगर मैं धक्का दूं तो वो आगे रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि उसके ऊपर फ्रिक्शन लग रही होती है। अगर फ्रिक्शन ही नहीं होती तो वो बक्सा क्या करता? चलता चला जाता है। जैसे अगर एक आइस पॉन्ड हो, जो मतलब पॉन्ड सूखा हुआ जमा हुआ हो जिसपे आइस हो, उसके ऊपर अगर थोड़ा सा धक्का दो तो वो दूर तक जाएगा। क्यों? वहां पे फ्रिक्शन बहुत कम है, तो तब जाके वो दूर तक चलता चला जाता है। अगर फ्रिक्शन टोटली जीरो होती तो वो तो रुकेगा नहीं कभी। तो किसी भी बॉडी की स्टेट ऑफ मोशन चेंज करने के लिए देयर इज ऑलवेज अ फोर्स, अ नेट फोर्स रिक्वायर्ड। तो दिस इज व्हाट यू कॉल न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। और ये जो अनविलिंगनेस है, अनविलिंगनेस टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, इस अनविलिंगनेस को हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ दैट बॉडी। तो जितना ज्यादा मास होगा किसी बॉडी का उतना ही ज्यादा इनर्शिया भी होगा। यानी कि जितना ज्यादा मास होगा उसको इतना ही हिला पाना, उसकी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर पाना उतना ही मुश्किल होगा। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में इतना ही है। अब सेकंड लॉ देखते हैं। सेकंड लॉ के लिए आप सिंपली फॉर्मूला याद रखिए, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कहने का तात्पर्य यह है कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट बॉडी। तो जितना ज्यादा भैया फोर्स लगाओगे बॉडी पे उतना ही एक्सेलरेट करेगा वो बॉडी। ओके, तो ये हमारा न्यूटन सेकंड लॉ कहता है। अब बात कर लेते हैं हम थर्ड लॉ की। तो थर्ड लॉ क्या कहता है? इट स्टेट्स टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं दीवार को पुश करता हूं तो जितनी फोर्स से मैं दीवार को पुश कर रहा हूं उतनी ही फोर्स से दीवार मुझे पुश कर रही है। तो एक्शन कहां लग रहा है? दीवार के पे, और रिएक्शन कहां हो रही है? मुझ पे। तो एक्शन और रिएक्शन फोर्स जो है, एक्शन और रिएक्शन पेयर जो है, वो ऑलवेज एक्ट करता है टू डिफरेंट बॉडीज पे, सेम बॉडी पे नहीं करता है। तो ये भी याद रखिए कि एक्शन यहां पे हो रहा होगा, वहां रिएक्शन कभी नहीं होगा। रिएक्शन उस बॉडी पे होगा जो एक्शन क्रिएट कर रही है। तो दे ऑलवेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। तो ये भी याद रखिए थर्ड लॉ में। जैसे कोई बॉल है, बॉल को अगर हम यहां से छोड़ें किसी हाइट से तो वो उतनी ऊपर नहीं आ पाती है। तो ऐसा क्यों होता है? जबकि न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका एक कारण ये भी है कि बॉल जब ऊपर से छोड़ी गई है तो उसमें कुछ एनर्जी है ऑलरेडी, और उसको जब हम छोड़ते हैं, जब वो टकराती है तो कुछ एनर्जी उसमें से लॉस हो जाती है एज साउंड एनर्जी। कुछ वहाँ पे फ्रिक्शन के कारण रिटार्डेशन हो जाती है। तो इसी तरह से कुछ एयर फ्रिक्शन है, वो भी एक कॉज है। तो धीरे धीरे वो बॉल कम उछलते उछलते रुक जाएगी। तो एनर्जी डिसिपेशन है उसमें एक फैक्टर, जो कि रिएक्शन को सेम नहीं रहने देता। और अगर एनर्जी डिसिपेशन कहीं ना हो तो देयर विल ऑलवेज बी एक्शन एंड रिएक्शन पेयर्स इक्वल एंड अपोजिट। तो ये था हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो अब जितना भी पढ़े हैं इस पूरे लेक्चर को और प्रीवियस लेक्चर को भी अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। और जो आपको पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ उसमें कुछ रिटर्न मटेरियल भी होगा। इन केस अगर आपको थोड़ा और डिटेल में पढ़ना, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो बट जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना काफ़ी रहेगा आपके इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो अब हम मूव करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस की ओर, जो आज हमने पढ़ा है उस पे बेस्ड। और अगर आपको बाकी क्वेश्चंस और क्वेश्चंस चाहिए तो आप नीचे पीडीएफ में वहाँ पे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। आंसर की भी हैं वहाँ पे, तो यू कैन गेट
इनफ क्वेश्चंस फ्रॉम देयर टू। तो अब देखते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, When the speed of the car is doubled, then what will be the braking force of the car to stop it in the same distance? ऑप्शंस हैं 4 times, 2 times, half, 1/4। तो देखिए, अगर कार रुक रही है तो फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो 0 होगी। ठीक, तो हमारी जो इक्वेशन है v² - u² = 2as, उसमें जो एक्सेलरेशन है उसकी जगह रिटार्डेशन रहेगी, यानी कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है हमारी, तो -u² = -2as बन जाएगा, यानी कि माइनस माइनस कैंसिल, तो u² = 2as हो जाएगा। या सिंपली कह सकते हैं कि वेलोसिटी स्क्वायर = 2as या v² = 2as। ओके, तो अगर वेलोसिटी डबल कर दी जाती है तो v की जगह 2v आ जाएगा। मीन्स टू से जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो बन जाएगी ट्वाइस v का होल स्क्वायर = 2 × a × s। अब s जो है वो सेम डिस्टेंस है, यहां पे दिया गया कि s चेंज नहीं होना है, तो फिर जो फाइनल इक्वेशन आ जाती है वो आ जाती है 4v² = ट्वाइस as। कहने का मतलब ये, जो पहले एक्सेलरेशन थी उसके बजाय अब 4 गुना ज़्यादा एक्सेलरेशन की ज़रूरत पड़ेगी अगर वेलोसिटी डबल कर दी गई है। तो फोर्स होती है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो हमारी जो रिक्वायर्ड फोर्स है वो भी 4 गुना हो जाएगी। तो हमारा जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो रहेगा ए पार्ट। कहने का मतलब कि 4 गुना फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी अगर हमारी वेलोसिटी 2 गुना कर देते हम, तो उस ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए। ठीक, तो मूव करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ, ऑप्शंस हैं एनर्जी, वर्क, मोमेंटम, इनर्शिया। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है? देयर इज एन अनविलिंगनेस इन अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। तो इस अनविलिंगनेस को हम कहते हैं इनर्शिया। तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, इनर्शिया। Moving on to the next question. A person is hurt on kicking a stone due to, options हैं inertia, velocity, reaction, momentum। तो भैया देखिए, ऐसा है, आपने पत्थर को मारा और आपको लगी, इसका मतलब कि पत्थर ने भी आपको मारा। So you acted on the stone and the stone reacted to it। तो ऑप्शन सी, दैट इज रिएक्शन, जो है ये इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Liquids transmit pressure equally in all the directions. This is known as, options हैं Boyle's Pascal's law, Pascal's law, Archimedes principle या none of these। तो जब हम लिक्विड्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि जब भी कोई बॉडी लिक्विड में अगर डालते हैं हम, चाहे वो डूब रही हो चाहे वो फ्लोट कर रही हो, उसके ऊपर एक नेट अपवर्ड फोर्स लगती है। उस अपवर्ड फोर्स को हम कहते हैं बॉयंट फोर्स। और जो बॉयंट फोर्स होती है वो कितनी लगेगी, दैट डिपेंड्स अपॉन कि उस बॉडी ने कितना वाटर का वॉल्यूम डिस्प्लेस किया है। यानी कि जो वाटर डिस्प्लेस हुआ है उसका वेट जो है उसके बराबर लगेगी बॉयंट फोर्स उस बॉडी पे। यानी कि पानी उतनी फोर्स लगाएगा उस बॉडी पे ऊपर की तरफ। ठीक, इस प्रिंसिपल को हम कहते हैं आर्किमेड्स प्रिंसिपल। तो ये एक प्रिंसिपल आपको याद रखना है। दूसरा, ये बॉयंट फोर्स का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। और तीसरा बात कर लेते हैं पास्कल्स लॉ का, जो कहता है कि किसी भी पॉइंट में, यानी कि लिक्विड में किसी भी पॉइंट पर जो प्रेशर है वो हर एक डायरेक्शन में बराबर लगेगा। यानी कि प्रेशर जो है एट एनी पॉइंट इनसाइड द लिक्विड इज द सेम। और एक और लॉ होता है हाइड्रोस्टैटिक लॉ। हाइड्रोस्टैटिक लॉ कहता है कि जितना हम पानी में नीचे चलते जाएंगे, डेप्थ में चलते जाएंगे, उतना ही प्रेशर बढ़ता जाएगा। यानी कि जो प्रेशर है P वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा
डेप्थ के, और प्रेशर का फॉर्मूला होता है रो जी एच। यहां पे रो जो है वो पानी की डेंसिटी रहेगी। ठीक, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन मिल्क इज चर्न द क्रीम सेपरेट्स फ्रॉम इट ड्यू टू, ऑप्शंस हैं फ्रिक्शनल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स या विस्कस फोर्स। देखिए, दूध को चर्न जब किया जाता है तो उसको क्या करते हैं, हम घुमाते हैं, सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करते हैं। तो यहां पे ऑप्शन क्या रहेगा फिर आंसर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ऑप्शन बी। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द स्लोप ऑफ ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स, ऑप्शंस दिए हैं एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और स्पीड। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। तो यहां पे आपका डिस्टेंस शो कर लेते हैं, यहां पे टाइम, और ये जो स्लोप बनेगी इसकी, दैट स्लोप विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम जो है वो इस ग्राफ की स्लोप है, और इसे हम कहते हैं वेलोसिटी। तो जो स्लोप है, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दैट गिव्स यू व्हाट, दैट गिव्स यू स्पीड या वेलोसिटी। ठीक, वहीं अगर हम बात करते हैं स्पीड टाइम ग्राफ की, मान लीजिए यहां पे स्पीड शो कर रहे हैं और यहां पे टाइम, तो स्लोप किसके बराबर होगी, स्पीड अपॉन टाइम। तो वो क्या होता है, वो एक्सेलरेशन। तो जो स्लोप है किसकी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, वो किसके बराबर होगी, वो हमें क्या देगी, एक्सेलरेशन। और वैसे ही जो एरिया अंडर द ग्राफ होगा, ये जो एरिया आ रहा है, मान लीजिए यहां से यहां तक टाइम में जो एरिया आ रहा है, दैट एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स यू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक, तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें फिर क्या ऑप्शन आंसर होगा, ऑप्शन ए, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स यू व्हाट, एक्सेलरेशन। तो आपका आंसर है ऑप्शन ए, एक्सेलरेशन। इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है जनरल साइंस सेक्शन का। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 शुरू करेंगे, जो रहेगा इलेक्ट्रिक करंट, पावर, एनर्जी, वोल्टेज। आपको इस चैप्टर की थ्योरी और जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो पीडीएफ की फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, ताकि आपको वीडियोस जो हैं वो रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। और अभी के लिए विदा लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।